समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के पहले एपिसोड्स पे हम बात करेंगे दिल से जुड़ी कुछ बातें। दिल से जुड़ी बातों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक पे, क्योंकि हार्ट अटैक का इंसिडेंस जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, खास करके जब ये कोविड आया तो समझिए कि 30% नंबर्स बढ़ गए। साथ में हार्ट अटैक का स्वरूप भी चेंज हुआ। कुछ वर्षों पहले ये एक बुजुर्गों की बीमारी थी, यंग लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता था, बट जिस तरह से लैंडस्केप हार्ट डिजीज़ का चेंज हुआ है ये बड़ा ही भयानक है। हमारे देश में ऐसे ही हार्ट की जो समस्या है, दिल से जुड़ी समस्याएं हैं, वो अन्य देशों के अपेक्षाकृत, चाहे आप पश्चिम के देशों से तुलना करें तो 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम पूरे भारतवासी जो हैं आनुवंशिक तौर पे हृदय रोग से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। लेकिन कोविड ने कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया और जिस तरीके से उसने पूरे शरीर की धमनियों को छील दिया, इन्फ्लेम्ड कर दिया, और जिस तरीके से उसने क्लॉट बनाने की जो संभावना है नसों के अंदर वो इतनी बढ़ गई कि कोविड के बाद ये एक तरह से कहिए कि ब्लास्ट की तरह से एक एपिडेमिक, एक महामारी की तरह से आ गया। और आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने टीवी न्यूज़ पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा कि हंसते खेलते लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रामलीला में डांस कर रहे हैं और सडनली स्टेज पे वो कोलैप्स कर गए। तो निश्चित तौर पे अभी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हमें समझना होगा कि क्यों होता है हार्ट अटैक और इसका क्या निदान है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होता क्या है, क्योंकि ये जानकारी आपको कई बार आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं, जो कि अधूरी जानकारी होती है और बहुत साइंटिफिक जानकारी नहीं होती है। तो हार्ट एक मैस्कुलर ऑर्गन है, करीब करीब 300 ग्राम का हार्ट जो है ये आपके बाईं तरफ सीने में, मतलब आप ये सोचिए कि गर्भावस्था के समय ये बीट करना शुरू करता है और ये जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक ये हार्ट जो ऑर्गन है वो काम करता रहता है। इसकी जो मसल्स हैं, अगर आप इसको काउंट करें, इसके बीट्स को काउंट करें, तो हर दिन कम से कम 1,15,000 के बाद ये बीट करती है, हार्ट कंट्रैक्ट करती है। और ये जिस दिन रुक गया वो निशानी होती है मृत्यु की। तो ये मसल्स जो है हार्ट के, या जो इनकी मांसपेशियां हैं, उसको सप्लाई करने के लिए कुछ नसें होती हैं जिनको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये धमनियां जो हैं हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। ये धमनियां बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स की सप्लाई में और ब्लड को कैरी करने के लिए और ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाने के लिए हार्ट के। लेकिन होता क्या है कि अगर इन धमनियों के दीवारों पे चर्बी जमती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, कि आप समझिए कि इसके दीवारों पे एक चर्बी जम गई। ये चर्बी जब फटती है, रप्चर होती है, इसको प्लाक रप्चर बोलते हैं। ये ब्लड के साथ मिक्स करके एक ऐसा क्लॉट बनाता है जो आपकी धमनी को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, और उसमें आगे की तरफ कोई फ्लो नहीं रह जाता है। अगर वो फ्लो नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा कि जो मसल्स हैं ये डैमेज होना शुरू करेंगे, और टाइम है वो मसल है। जितने देर ये आर्टरी बंद रहेगी उतना ही मसल का डैमेज होगा, और करीब करीब 6 घंटे में ये मसल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसलिए हार्ट अटैक की जो भी ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। समय बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको जल्द से जल्द इसमें एक्ट करना है। इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर आप पहले घंटे में इस नस को, या जो धमनी बंद हुई है उसको किसी भी तरीके से, चाहे आप बैलूनिंग करके या कोई ऐसी दवा देके जिससे कि आप इस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि वो आगे का फ्लो फिर से कायम हो जाएगा और मसल्स का डैमेज होना बंद हो जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 2 है कि अगर आप हार्ट अटैक होता है तो इमीडिएटली आप अस्पताल पहुंचते हैं। उस समय अगर कैथ लैब की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी या बैलूनिंग हो सकती है, तब तो है कि वहाँ पे तुरंत बैलूनिंग करानी है। अगर आप दूर के जगह पे हैं, ऐसे गांव में हैं या ऐसे देहात के क्षेत्र में हैं जहाँ पे कि बैलूनिंग संभव नहीं है, वहाँ पे एक थ्रोम्बोलिटिक एक ड्रग होती है जो खून को पतला करती है, या खून का जो थक्का बनता है उसको डिसॉल्व कर देती है। अगर वो भी अगर घंटे भर के अंदर लग जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टेनेक्टिप्लेज है,
TPA है, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो नसों के द्वारा दी जाती है, जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो होती है हार्ट अटैक में वो पहले घंटे में होती है, और इसका मुख्य कारण होता है हार्ट की जो गति होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब भी सीने में दर्द होता है, सीने में दर्द जो हार्ट अटैक का होता है वो डिफ्यूज़ होता है, वो पूरी जगह में होगा, ऐसा नहीं कि कोई पिन पॉइंटेड सा दर्द होगा। दूसरी चीज़ कि आपके जॉ में दर्द हो सकता है। अगर आपको मैं सीधा समझाऊं तो एंगल ऑफ माउथ से लेके नाभि तक कहीं भी हार्ट अटैक का दर्द हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि लोग इसको एसिडिटी या गैस मान के इग्नोर कर देते हैं, और वो जो महत्वपूर्ण टाइम है जिसमें कि आपको एक्ट करना है वो खो देते हैं। इसकी वजह से मसल डैमेज हो जाता है, और उसके बाद तरह तरह के हार्ट फेल्योर के साइन, सांस फूलना, पल्मोनरी इडिमा मतलब लंग्स में, फेफड़ों में पानी जमा हो जाना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स मिलते हैं, खास करके कई बार ऐसा होता है जैसे डायबिटिक्स हैं, जिनको डायबिटीज है उनको कोई दर्द ही नहीं होता है, उनको कोई घबराहट सी होती है, थोड़े ठंडे पसीने जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या जिसको कोल्ड स्वेटिंग बोलते हैं, उस तरह के हों, घबराहट हो, तो वैसे सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना है। और एसिडिटी या छाती के बीचों बीच अगर जलन हो, तो अगर आपको पहले ये कभी नहीं हुआ है तो ज़रूरी है कि आप एक ECG कराएं, इसको रूल आउट करें, क्योंकि पकड़ने का तरीका यही है कि टाइमली आपका ECG हो जाए। ECG में भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो कुछ एडवांस चीज़ें हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, उससे मिलता है। आजकल कुछ कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं जिसको ब्लड में आप टेस्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये भी आपके हार्ट की बीमारी का संकेत होता है। तो अब चीज़ें बहुत डेवलप हुई हैं, लेकिन फिर भी देखिए अभी मॉर्टेलिटी जो है या मृत्यु दर है हार्ट अटैक में अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बहुत से पेशेंट जो हैं दर्द होने के बाद उसको इग्नोर करते हैं, उसके वार्निंग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल जाने में देर करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये मुझे एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से, इस माध्यम से मुझे आपको बताना है कि हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पहले घंटे में होगी तो जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स हों तो आप इमीडिएटली नियर बाई हॉस्पिटल्स को जाएं। देखिए आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ ड्रग्स होते हैं उसको ले लेना है, जैसे सॉर्बिट्रेट है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है। निश्चित तौर पे इनका रोल है, ये एंटी प्लेटलेट्स ड्रग जो है क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन, अभी बहुत ये चर्चित रहा था कि ये जादू एक कहिए कि दवाइयाँ हैं या कहिए कि मैजिक मेडिसिन्स हैं जिसको ले लेने से अटैक अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे इनका बेनिफिट होगा, बट आपको अगर आपके घर में पड़ा हुआ है डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल तो उसको आप ले लें, बट नियरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ जाएं। फैसिलिटीज़ डिसाइड करेगी कि कौन सी मॉडलिटी यूज़ करनी है आपकी उस बंद आर्टरी को खोलने में, क्योंकि जो पहले घंटे की मौत है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। आपको, मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें, जैसे कई बार हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी सांस और धड़कनें बंद हो जाती है। वैसे में CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जीवनदायिनी कहिए एक प्रक्रिया है और हर आदमी को आना चाहिए। जैसे आपका हार्ट अगर रुक जाता है तो सीने के बीचों बीच हथेलियों से उसको दबा के उसको मैनुअली पंप कर सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। तो CPR मुझे लगता है कि समाज में अब मुझे लगता है जितनी भी जो सामुदायिक केंद्र हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जगह एयरपोर्ट्स पे AED डिवाइस होते हैं जिसको ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। वो हर जगह संभव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को इग्नोर ना करें, इमीडिएटली आप इसके लिए डॉक्टर का परामर्श लें। ट्रीटमेंट अपने से कि ये एसिडिटी ही होगी, कुछ एंटा एसिड्स खा लेते हैं, कुछ डाइजिन पी लेते हैं, ये मुझे लगता है
कि कई बार धोखा देता है, और मुझे लग रहा है कि दिल इधर कुछ बरसों में ज़्यादा ही दगाबाज हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हंसते खेलते क्रिकेट खेलते हुए लोग, कई बार रामलीला में किसी चीज़ का अभिनय करते हुए लोग मूर्छित होकर गिर जाते हैं और सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक को समझना, उसकी पैथोलॉजी वो क्यों होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि कुछ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। ये सब तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं। ये अगर है तो आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, खास करके जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में माता पिता को अगर कम उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। उनको अपना निरंतर, मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली ऑनसेट उनको अपना जांच करवाना चाहिए। एक बड़ा ही हल्का सा टेस्ट है जिसको एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, उसको ट्रेडमिल टेस्ट भी कहा जाता है, वो कराना चाहिए। अपनी बायोकेमिस्ट्री पे ध्यान दें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है। क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या जो डायबिटीज़ का जो इनिशियल स्टेज होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई आपको लक्षण नहीं मिलते हैं। तो ये आप अगर जांच कराएंगे तभी पता चलेगा। तो मुझे लगता है हर आदमी को अपना ब्लड शुगर पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए। देखिए, एक कहावत है कि 50% लोग होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको पता होता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, उसमें से सिर्फ 50% लोग दवाई खाते हैं, और उसमें से सिर्फ 50% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। समझिए कि हर तीसरा आदमी भारत में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है, और उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अगर उनको हम ढंग से ट्रीट करें तो ये होगा कि ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर हम हटा सकते हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जितने भी लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक होता है उसमें अधिकांश समय हमने देखा है कि उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, या कहिए जेनेटिकली मोर प्रीडिस्पोज्ड होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए या हार्ट अटैक के लिए। इसी तरीके से फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की भी होती है। एक चीज़ जो मैं युवाओं को हमेशा मना करता हूं कि इंडल्जेंस, जो वो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है यंग हार्ट अटैक में। हमने देखा है, हमने अपनी स्टडी भी की है, उसमें करीब करीब 70% लोग जिनको युवावस्था में, या कहिए कि 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, वो स्मोकर्स थे। इसी तरह से ओवर इंडल्जेंस जो है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन, ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उठ के आया है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आप बिल्कुल कॉच पोटैटो हो गए हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, रिमोट से सारा काम करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नील होती है, कुछ नहीं करते हैं आप फिजिकली। और WHO का रिकमेंडेशन देखिए तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक हर हफ्ते में करनी है। मतलब करीब करीब 30 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अभी एक नई स्टडी आई है, उसमें कहा है कि आपका टाइमिंग और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6.4 से 8 किलोमीटर 6.4 से 8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वॉक करते हैं तो आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी 39% कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाहर से सुंदर और सुदृढ़ दिखना आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। जिम जाना कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपने हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग जिमिंग करते हैं, और अब हमने कई डेथ देखे हैं जो जिम में एक्सरसाइज के दौरान हुए हैं। तो जिम में दोनों चीज़ें हैं, आप अनट्रेंड जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं, वही आपको एक्सरसाइज कराते हैं। उनको पता नहीं होता है कि आपकी बॉडी को कितना स्ट्रेस देना है। खास करके बाहर की कंट्री में देखा गया है कि जब भी कोई आदमी जिमिंग के लिए जाता है तो उसकी कार्डियोपल्मोनरी, मतलब हार्ट और लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको एसेस किया जाता है, उसके बाद उसको जिम में भेजा जाता है, या फिजिकल किसी भी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। तो जिम जाने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। वो जब भी जिम का शुरुआत करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, एक डॉक्टर से परामर्श लें।
अपना टेस्ट कराएं, अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी देखें। और जिम में एक चीज़ जो मैं बार बार युवाओं को मना करता हूँ, डोंट यूज़ एनी जिम प्रोडक्ट्स। उसमें जो है तमाम तरह के फैट्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, सिल्डेनाफिल, जो आप वियाग्रा जैसे तत्व होते हैं वो मिले रहते हैं। आपको नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लीजिए, आप एग प्रोटीन लें, आप सोया प्रोटीन लें, आप चिकन से प्रोटीन लें, बट जिम प्रोडक्ट को डब्बे को इस्तेमाल ना करें। तो कुछ बातें जो पहले एपिसोड्स में मैंने बताया है, इसको विस्तार से हम आगे फिर डिस्कस करेंगे और हर बार हम एक रिस्क फैक्टर्स को फोकस करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।